और हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से उसके सिलेबस को देखा, उसके बाद सारी चीजें देखी। अब हम उसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे ज्यादा जो परिणाम निकला उसका, वो एक परिणाम था सबसे ज्यादा कि परिणाम ये था किस तरीके से भारत में शक्ति में केंद्रीकृत हो। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि भाई 18वीं सेंचुरी का जो पूर्वाध है, उस पूर्वाध के अंतर्गत भारत एक विखंडित साम्राज्यों की भूमि थी। कई बार उसको बोल देते हैं कि भारत एक अंधकार में ही भूमि थी, जिसके अंतर्गत भारत का इतिहास है अंधकार का इतिहास था 18वीं सेंचुरी के पूर्वाध में। लेकिन इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शक्ति विकेंद्रित हुई, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होंगे उसमें। उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे एक बार, ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए हमारा टॉपिक जाओ। ठीक है, तो उसी में देख ले, हम तीन प्रकार के राज्यों को देख रहे थे। आपको मैं बताता हूँ फिर दोबारा तीनों प्रकार के राज्य कहाँ कहाँ हैं। एक तो थे उसमें उत्तराधिकारी राज्य, दूसरे थे आपके स्वायत्त राज्य, और तीसरे थे विद्रोही राज्य। उन तीनों को देख रहे थे। उत्तराधिकारी राज्यों के अंतर्गत हमने देखा कि वो राज्य जो मुख्य रूप से मुगलों के प्रांत थे, वो राज्य जो मुगलों के प्रांत थे, परंतु जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर हुई उन्होंने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर दिया, यानी कि अपने आप को ही फिर स्वायत्ता वहां पर घोषित कर ली। तो इसलिए उन राज्यों को उनका उत्तराधिकारी बोला गया। ठीक है ना, कि भाई जैसे राजा कमजोर होगा उसके प्रांतपति अपना अपना साम्राज्य बना लेंगे। ऐसा ही हुआ था आपके अवध के साथ, आपके बंगाल के साथ, और आपके हैदराबाद के साथ। दूसरे राज्य जैसे ये दूसरे राज्य है आपके विद्रोही राज्य, यानी कि विद्रोही राज्य वो राज्य थे जिनका मुगल साम्राज्य की नीतियों की वजह से, जिनका मुगल साम्राज्य की नीति हो या साम्राज्यवादी नीति हो या धार्मिक नीति हो, उन नीतियों की वजह से उनका विद्रोह चल रहा था कुछ स्थानीय जमींदारों का, जिसमें थे आपके मराठे, जिसमें थे आपके सिख और जाट। जैसे ही औरंगजेब गया, साम्राज्य कमजोर हुआ, वैसे ही इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये हो गए आपके विद्रोह राज्य, इनको हम पढ़ेंगे। इन्हीं में हम मराठे पढ़ रहे थे, मराठों कंप्लीट कर दिया। मराठे इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि मराठों के बारे में क्वेश्चन दो प्रकार आएंगे, और पूरे टॉपिक अब तक पढ़ रहे हैं, इसमें इनमें से प्री के सवाल आते हैं। बंगाल, अवध और हैदराबाद, जिनको हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे, प्री के सवाल यहां से आते हैं। इसमें से मेंस के भी सवाल आपके आ सकते हैं, स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्टली इन्वॉल्विंग हो सकते हैं क्वेश्चनों को, हम लेके आएंगे सारे क्वेश्चनों को। इसके अलावा यहाँ मराठों से आपका मेंस का क्वेश्चन आता है, मेंस का क्वेश्चन है वो मराठों से आता है डायरेक्टली क्वेश्चन मेंस का मराठा यूपीएससी ने पूछा है 3 बार, 2-3 बार पूछा है। एक कुछ बात में पूछा था पानीपत के तीसरे युद्ध को लेकर के। ठीक है ना, एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत बार आया इसमें क्वेश्चन, ऑप्शनल जिसका हिस्ट्री है उसको भी काफी हेल्प मिलेगी इस टॉपिक में। उनसे एक बार पूछा गया था कि क्या कारण थे कि मुगल साम्राज्य का स्थान मराठे नहीं ले पाए थे। हर बार ये सोचा जाता था कि एक राज्य कमजोर होगा दूसरा उसका स्थान लेगा, एक राज्य कमजोर होगा, जैसे मान ले सल्तनत का स्थान आपके किसने लिया, सल्तनत का स्थान आपके मुगलों ने, उन्होंने लिया मुगलों ने। इसी प्रकार अगर मुगलों का पतन हुआ तो कोई और उनका स्थान लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं ले पाया, क्योंकि मराठों को तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें पूरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा। और वो कई कारण थे जिनकी वजह से मराठा भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए, जिनको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके। तो उन्हीं राज्यों में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मराठों पे ज्यादा फोकस करना है आपको, और जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आप क्या करो, जैसे ही हमारे यहाँ नोट्स, वीडियो पढ़ने के बाद हमारे नोट्सों में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैंने लिखी नहीं है, उनको हम बोलते हैं, उनको अगर लगे आपको तो नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आपको और ज्यादा टॉपिक से आपको जोड़ने के लिए आप जा सकते हो, किसी बुक के सहारा ले सकते हो, चाहे तो स्पेक्ट्रम का सहारा ले सकते हो, चाहे वो उसका आप इसका सहारा ले सकते हो, किसका, आपके बिपिन चंद्रा का। लेकिन उनकी हेल्प लेनी है, मैं ये नहीं कहूंगा उन पर डिपेंड होना है आपको। जैसे मान लो मराठी आप पढ़े, पूरी कहानी आपने यहाँ समझ ली मराठों की, कैसे कैसे घटनाएं हुई मराठों के साथ, और थोड़ा सा वहां जाके इसको पढ़ लेना। उससे क्या है कि टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर जो समझ में आया उसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। तो आपको ना तो प्री में दिक्कत आएगी ना मेंस में दिक्कत आएगी, आप आराम से सवालों को कर पाओगे। ठीक है ना, तो अभी हम पढ़ रहे थे इसमें मराठे हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, अवध, बंगाल और हैदराबाद का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से बंगाल को अलीवर्दी खान ने आजाद करवाया था, मुर्शिद अली खान ने। उसके बाद हैदराबाद को आपको पता है इसने आजाद करवाया, इसने क्या नाम है, हैदराबाद को आजाद कराने वाला शासक था निजाम उल मुल्क। उसके द्वारा ये प्रांतपति थे, ये सारे औरंगजेब के प्रांतपति थे।
सूबेदार बोलते हैं इनको, सूबे के प्रमुख थे ये। फिर उसके बाद आते हैं मराठा। मराठे हमने देख लिया, मराठे क्यों स्थान नहीं ले पाए, इनको भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम थे अन्य राज्यों की श्रेणी में, छोटे थे, वो है आपके जाट। जाट भी क्या है, जमींदार थे, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत आपको, अगर कोई दिक्कत है जरूर बताना। अब आ रहे हैं जाटों पे। देखो देखो आपको पता है, अगर भारत को कोई भी चीज पढ़ो, थोड़ा मैपिंग का सहारा ले लो, थोड़ा सा, जैसे भी मैपिंग आपको बनाना आती है वैसे मैपिंग का सहारा लो, ठीक है ना। जैसे भी मैपिंग आती है, जैसे मैं मराठों का लू, इसमें मैपिंग बनाऊ एक बार। ये मैपिंग बनाई, मान लो सिंपल सी। थोड़ा और सही करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई। अगर मैपिंग के माध्यम से जो उत्तर को प्रेजेंट करोगे और मैपिंग के माध्यम से ही आप नोट्स बनाओगे, बहुत सारी चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी नोट्स में, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपकी मैपिंग की, मतलब एक तरह से बनावट करने की आपका तरीका भी सुधर जाएगा, तो आपको आंसर में ज्योग्राफी में या कई जगह वो काम भी आएगा, ठीक है ना। मैपिंग से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। कोई भी टॉपिक, आईआर का टॉपिक है, उसमें मैपिंग अगर आप बना दो, या किसी भी तरीके से दो देशों की चीजें बता दो, तो उसमें से आपकी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट होती है। आप मैपिंग में क्या है, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि ये दिल्ली थी, ठीक है ना। दिल्ली में ये आपको पता है, ये एक तरह से राजस्थान के राज्य, राजस्थान गुजरात मिला हुआ था, तो यहाँ पर जाट, जाट दिल्ली के आसपास, जाट को अगर मैं बोलूँ तो दिल्ली के आसपास यहाँ पर जाट थे, जाट साम्राज्य। और जाट साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था, दिल्ली के आसपास, मथुरा और आगरा के क्षेत्रों में फैला हुआ था। बेसिकली ये क्या कर रहे थे, खेती का काम करते थे, इन्हें काम था खेती। लेकिन औरंगजेब की जो नीतियां थी, विशेषकर राजस्व नीति और धार्मिक असहिष्णुता की नीति, जिसमें इन्होंने जजिया कर लगाया था औरंगजेब के द्वारा, इससे क्या है कि इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया कि भाई, आप जो हमसे एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो, आप जो राजस्व हमसे बढ़ा रहे हो, वो ज्यादा तार्किक नहीं है। और साथ ही आपकी जो नीति है वो धार्मिक असहिष्णुता की, कट्टरता की नीति है। इससे इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। इससे मुख्य रूप से इनको एक तरह से बहुत बड़ा सत्व लगा, और कुछ जो जमींदार है इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर के उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। और विद्रोह किया किसके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। लेकिन जैसे ही औरंगजेब सत्ता से चला गया, इनका विद्रोह मजबूत हुआ और उन्होंने एक जाट साम्राज्य की स्थापना कर ली, और उस जाट साम्राज्य का नाम, ये जाट साम्राज्य इस तरीके से निर्मित हुआ, ठीक है ना। अब इन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह में इनके मेन लीडर थे चूड़ामन जी, बदन सिंह और सूरजमल। सूरजमल जाटों के बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। इसका आपको पता है, भरतपुर में इसका महल बना हुआ है, भरतपुर में इनका केंद्र था बेसिकली। और सूरजमल जैसे ही सूरजमल की 1763 में डेथ हो गई, उसके बाद जाट साम्राज्य भी विखंडित हो गया और छोटे छोटे जमींदारों में दोबारा से बटे, ठीक है ना। इतनी सी कहानी, इसको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे, ये एग्जाम्पल है जिसमें आपको दिखाने पड़ेंगे किस तरीके से भारत विखंडित साम्राज्यों की भूमि थी। उसमें दिखा सकते हैं जाट साम्राज्य। इसी प्रकार एक छोटा सा साम्राज्य और था, रुहेलखंड, रुहेल वंश था। रुहेल वंश आप सभी जानते हैं, अली मोहम्मद खां बंगस के क्षेत्र में था। और ये फर्रुखाबाद है, यूपी वाला एरिया है, अलीगढ़ कानपुर के आसपास का। वहां पर छोटा सा ये साम्राज्य फैला हुआ, ठीक है ना। वहां पर एक छोटा सा साम्राज्य था, ये फैला हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बेसिकली आपको पता है, ये तीन चार एग्जांपल आपके हो गए। अगर आपसे पूछे कि किस तरीके से विद्रोही राज्य भारत में फैले हुए थे, तो आप इनको बता सकते हैं। अब विद्रोही राज्यों के बाद तीसरा राज्य आता है इनका स्वायत्त राज्य, स्वायत्त राज्यों की श्रेणी। स्वायत्त राज्यों की श्रेणी में पहला राज्य आता है आपका राजपूत। अब राजपूत आप सभी जानते हैं राजस्थान में थे, राजपूत राजवंश, जिसमें अजमेर के राज, जिसमें आप बात कर सकते हो, आमेर के राजपूत थे। और जोधपुर के, मारवाड़ के और मेवाड़ में राजपूतों का शासन था। और बेसिकली आपने देखा होगा कि अकबर की नीति को आपने देखा होगा, अकबर ने अपने साम्राज्य में विस्तार करने की नीति अपनाई थी विवाह वाली। और विवाह के माध्यम से अकबर के द्वारा जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक के साथ, मारवाड़ के शासक की जो पुत्री है उसके साथ शादी की। और इसी के साथ साथ इसने, आपको पता है, इसके साथ भी शादी करी थी आमेर के शासक की, मान सिंह की बहन थी वो। उसके साथ भी अकबर, जिस आपने जोधा का नाम देते हैं उसको, उसके साथ भी अकबर ने शादी करी। इस तरीके से अकबर के समय में एक तरह से राजपूतों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। उसके बाद अकबर के बाद अकबर की मृत्यु हुई, शाहजहां जहांगीर आए, उसमें भी ठीक ठाक संबंध थे। लेकिन औरंगजेब के समय साथ थोड़ी इनके संबंधों में गड़बड़ाहट हुई। हालांकि औरंगजेब ने राजपूतों को काफी सम्मान में रखा, लेकिन फिर भी इसकी कुछ धार्मिक कट्टरता की नीति से राजपूतों को ठेस पहुंची। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई,
केंद्रीय सत्ता अपने आप कमजोर हो गई और इन्होंने अपने आप का उदय कर लिया। इस तरीके से राजपूत भी स्वायत्त हुए। राजपूत कैसे स्वायत्त हुए? अगर आप देखोगे, जयसिंह द्वितीय ये आमेर का शासक था, इसने अपने आप को क्या कर लिया? स्वायत्त घोषित कर लिया। मारवाड़ का अजीत सिंह था, उसके बाद दुर्गादास राठौर था, इन्होंने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिया। मेवाड़ ने डायरेक्टली कभी भी मुगलों की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था। आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में इनका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद उसके पुत्र अमर सिंह भी आए थे। अमर सिंह थोड़ा एक तरह से जहांगीर के समय थोड़ा समझौता जरूर किया, लेकिन डायरेक्टली पूरी तरह जिस तरीके से आमेर और मारवाड़ इनके अधीन हुए, ऐसे मेवाड़ कभी भी इनके अधीन में नहीं आया। इसलिए मेवाड़ है स्वायत्ता की श्रेणी में नहीं आया, क्योंकि मेवाड़ ऑलरेडी से ही इनके अंतर्गत स्वायत्त था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बताना है किस तरीके से भारत विखंडित साम्राज्यों का था। अभी उस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ये सब मेंस के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से तरीका क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज जीएस के अंतर्गत जो आपकी मेडाइवल हिस्ट्री आती है और एंसेंट हिस्ट्री आती है, वो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट के अंतर्गत आती है प्री में। इसी प्रकार वो मेंस में आती है। इसलिए हम मेडाइवल हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, हम डायरेक्टली 18वीं सेंचुरी से हिस्ट्री को पढ़ते हैं, स्पेशली भारत के उसके लिए, भारत के इतिहास के अंतर्गत जो आपके जीएस फर्स्ट में सिलेबस होता है। इसके बाद एक छोटा, अभी हम सिर्फ इन राज्यों के बारे में छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद आप सभी बताएं, हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, बंगाल के बाद पढ़ेंगे हम मैसूर के बारे में, और मैसूर के साथ साथ मराठा। ये इनका, क्योंकि ये तीनों ऐसे राज्य जिनका यूरोपीय कंपनियों से संबंध रहा। ठीक है ना, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैसूर को देख लेते हैं एक बार थोड़ा संक्षिप्त में, मैसूर राज्य कैसे था। तो आप सभी जानते हैं मैसूर एक तरह से स्वतंत्र मैसूर पर, ये मैसूर किसका पार्ट था? हैदराबाद का ही पार्ट था, जो बाद में स्वतंत्र होकर के मैसूर बना। स्वतंत्र मैसूर पर बाड़यार वंश का शासक था। बाड़यार वंश था यहाँ पर, जिसके शासक का नाम था चिक्का कृष्ण राय। चिक्का कृष्ण राय क्या है, थोड़ा सक्षम साम्राज्य, सब थोड़ा ज्यादा सफल शासक नहीं थे, एक तरह से ऐसे थे थोड़ा सा जिनमें अयोग्यताएं थी। तो उसका फायदा उठा करके वहां के दो सेनापति थे, उनके दरबारी थे, कृष्णराज और नंदराज। इन दोनों के पास में मैन पावर थी, कह सकते हैं। ये तो केवल नाम मात्र का था कृष्णराज, तो वास्तविक पावर थी कृष्णराज और नंदराज के पास, जो इनके एक तरह से क्या थे, एक तरह से दरबार में थे। इन्हीं में से एक आपने सुना होगा है, इनका एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था हैदर अली। देखो, अब देखो हैदर अली के बारे में, अगर डायरेक्टली आपको बहुत सुना होगा हैदर अली के बारे में, मैं बताता हूँ थोड़ी चीज की कहानी क्या है। हैदर अली क्या है, आपको पता है कि लगभग 1750-60 के समथिंग, अगर मैं बात करूं 1750-60 के समथिंग, मैसूर राज्य लगातार युद्धों में हार रहा। मैसूर राज्य की स्थिति उससे पहले बहुत खराब थी, है ना, मैसूर स्थिति बहुत खराब थी। इसकी वजह से यहाँ का जो खराब का कारण क्या था कि बाड़यार वंश का शासक था, ये शासक बहुत कमजोर था और इनके हाथ में वास्तविक पावर थी, ये पावर का मिसयूज कर रहे थे। इसकी वजह से लगातार हार। लेकिन इनका एक सेनापति आया हैदर अली। हैदर अली सेनापति के रूप में एक बहुत जबरदस्त सेनापति था, और इसके बाद धीरे धीरे इसने कई राज्यों में, धीरे धीरे मैसूर को कई युद्धों में जिताया। जैसे जैसे इसको युद्धों में जिताया, वैसे वैसे हैदर अली की लोकप्रियता बढ़ी, सेना पे इसका कंट्रोल बढ़ा, और हैदर अली ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया 1760 में। इस तरीके से हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली कोई वंशानुगत शासक नहीं था, हैदर अली का कोई संबंध बाड़यार वंश से नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हैदर अली अपनी योग्यता और क्षमता से। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी ने विश्व इतिहास पढ़ा हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कौन सा शासक था जो अपनी योग्यता और क्षमता से दोबारा शासक बना, जो एक सेनापति था उस सेनापति से वो शासक बना, और बहुत फेमस शासक बना वो, जो विश्व इतिहास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में जाना जाता है। ठीक है, एक्चुअली में यही घटना किसके साथ हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का एक सेनापति था। लगातार उस नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा फ्रांसीसी सेना को युद्ध जिताए गए। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की लोकप्रियता बहुत बढ़ी और वो सेनापति से एक शासक बन गया। ठीक है ना, ठीक वैसा ही हैदर अली के साथ हुआ। हैदर अली की लोकप्रियता बढ़ी और हैदर अली ने स्वयं को शासक घोषित कर लिया। हैदर अली काफी दूरदर्शी शासक था। हैदर अली को यह बात पता लग गई कि भारत में ब्रिटिश कंपनी आ चुकी है, यूरोपीय कंपनी आ चुकी है, और इनके पास हथियार बड़े जबरदस्त है। इसने सबसे पहला काम किया अपनी सेना का आधुनिकीकरण, सैन्य आधुनिकीकरण। हैदर अली के क्या है, या दो साउथ दक्षिण भारत में दो कंपनी आई थी, उसमें एक थी फ्रांसीसी और एक थी ब्रिटिश। ब्रिटिश के साथ इसके संबंध ज्यादा खराब थे,
इसलिए ब्रिटिश को संतुलित करने के लिए, ब्रिटिश कंपनी को संतुलित करने के लिए इसने फ्रांसीसियों के साथ संबंध अच्छे स्थापित किए। फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित किए तो फ्रांसीसियों की सहायता से इन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया, और सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए इसने डिंडीगुल इसकी मुख्य राजधानी थी। डिंडीगुल में इन्होंने क्या किया, एक कारखाना लगाया हथियारों का, आधुनिक हथियारों का कारखाना लगाया, और आधुनिक हथियारों का कारखाना लगा करके इसने आधुनिक हथियार किए, अर्थात इसने शक्ति को सर्वोच्च स्थापित किया। धीरे धीरे इसने शक्ति बढ़ाई, ठीक है। एक हैदर अली की ये बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, हैदर अली ने दूसरा काम किया, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। जैसे ही हैदर अली सत्ता में आया, सत्ता में आने के बाद इसने सबसे पहला तुरंत काम किया कि भाई जो किसान है उनसे सीधा ही वसूल किया जाए, अर्थात डायरेक्टली जो किसान है, क्योंकि जो जमींदार थे वो जमींदार क्या करते थे, किसानों से ज्यादा वसूलते थे, तो बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। इससे दो तरह का नुकसान हो रहा था। पहला नुकसान क्या था कि राजा को कम मिल पा रहा था क्योंकि बिचौलिया बीच में आ गया। दूसरा, किसानों पे राजस्व का भार ज्यादा बढ़ रहा था। हैदर अली का उद्देश्य था कि भाई कृषि को ज्यादा मजबूत किया जाए क्योंकि वो राजस्व का मेन स्रोत था। इसलिए हैदर अली के द्वारा बिचौलियों यानी कि जमींदार थे उनको हटा करके डायरेक्टली किसानों से राजस्व वसूला, ताकि जो बिचौलिए थे जमींदार वो जो वसूलते थे वो एक तरह से ना वो देना पड़ता था, जो एक्स्ट्रा कमीशन के रूप में उनको वो ना देना पड़े। इस तरीके से हैदर अली ने किसानों से डायरेक्टली संबंध स्थापित किए। दूसरा, इसका एक फायदा ये होता है कि देखो, अगर जमींदार बीच में रहेंगे, पॉइंटों को समझो, जमींदार अगर बीच में रहेंगे तो पहला तो यह है कि आपको पता है लागत ज्यादा आएगी क्योंकि कमीशन तो वो भी खाएंगे, बिना कमीशन के तो कौन वसूलेगा। दूसरा, हैदर अली को बताया कि जमींदार हो सकता है कई बार शक्ति स्थापित कर ले। जमींदार क्या कर सकते हैं, जमींदार कई बार अपनी शक्ति को स्थापित कर ले, अपनी शक्ति है उसको मजबूत कर ले, तो शक्ति स्थापित करें और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हैदर अली को चुनौती प्रस्तुत कर दे। इसलिए हैदर अली ने सोचा कि कोई मेरे बराबर शक्तिशाली नहीं हो, कोई साम्राज्य, कोई छोटा जमींदार ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो, इसलिए उसने उनको लाइन से हटा दिया। तीसरा, इसका एक फायदा यह था कि शासक का, तीसरा था शासक का प्रत्यक्ष रूप से, देखो ये पॉइंट है जो कि नोट्स में नहीं लिखे हैं, मैं प्लीज बोलते जा रहा हूं, इस छोटी सी व्यवस्था का बहुत बड़ा परिणाम था। हैदर अली ने ऐसे ही अपनी राजस्व व्यवस्था को, हैदर अली ने ऐसे ही अपनी राजस्व व्यवस्था को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में नहीं लिया, उसके पीछे उसकी सोची समझी एक रणनीति, उसकी पहली रणनीति ये थी वो राजस्व को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहता था ताकि उसको ज्यादा आय मिले और ज्यादा वो सैन्य निवेश कर सके। दूसरा था कि जमींदार उसके कंट्रोल में आ जाए, अर्थात जमींदार जिनके पास पावर थी वो ना रहे। प्लीज किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो, हेलो, देखो किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो अपने आप को थोड़ा म्यूट रखें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए तो अनम्यूट कर लेना अपने आप को, लेकिन जब तक के लिए म्यूट रखें क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाती है उससे। अगर आपको पूछना है तो पूछने का पूरी चीज आपको दी गई, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है जो लोग जुड़े हुए हैं? ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का डाउट हो, क्योंकि बेसिकली आपको हिस्ट्री पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है यार, हिस्ट्री तो आपको देखो स्पेक्ट्रम की किताब है, दुनिया भर के नोट्स है, सब में मिल जाती है, लेकिन उसको एक समझदारी के साथ पढ़ोगे तो प्री और मेंस में काम आएगा। क्योंकि आपने देखा है कि प्री का इस बार जो पैटर्न आया था उसमें आपके शॉर्ट तरीके या आपके एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट काम नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है, ठीक है ना, दूसरी बात यह है, हाँ जी पंकज जी बताइए क्या रिक्वेस्ट की थी आपने? दूसरी बात यह है कि इस बार का जो पेपर था उसमें आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए, और चारों ऑप्शन आने के लिए आप रट तो नहीं सकते, चारों ऑप्शनों को केवल आप समझदारी के साथ ही एक दूसरे से कनेक्ट करके उनके आंसर तक बता सकते हैं, ठीक है। आपका हमने कोशिश की, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, आपका नंबर अनब्लॉक नहीं हो पाया, हमने कई बार ट्राई भी किया, ठीक है ना। जो हमारे देखता है एडमिन उसको मैंने भेजा भी था आपका नंबर जब आपने भेजा था, ठीक है ना, तो वो आपका नहीं हुआ। आप कमेंट है दूसरे ग्रुप में कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, दूसरा भी ग्रुप है उसमें कमेंट कर देना, आपको कोई कमेंट करना है, ठीक है। बाकी यहाँ आप आएंगे तो यहाँ जुड़ के कमेंट कर लिया करो, डेली हम कोशिश करेंगे क्लास लें आपके साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए, ये हैदर अली की जो भू राजस्व व्यवस्था है उसको समझा कि किस तरीके से। तो हैदर अली दो तीन काम करना चाहते थे इसमें, एक तो खुद डायरेक्टली किसानों के साथ लिंक होना चाहते थे, इसलिए हैदर अली ने ये काम किया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया आपका।
दूसरा जमींदारों की जो हटा करके लागत कम करना, और तीसरा शक्ति को स्थापित करना ताकि शक्ति बढ़ सके। ठीक है, हाँ, जो भी डाउट्स है पूछ के बताना, अभी मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ, अदरवाइज डिले हो जाएगा। ठीक है, अगर टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, टॉपिक से रिलेटेड बाहर डाउट है आपके तो वो आप थोड़ा सा इस क्लास के एंड में जरूर पूछें। दूसरा पॉइंट है आपका केंद्रीय सैन्य सत्ता की स्थापना। केंद्रीय सैन्य सत्ता है आपकी, उसकी स्थापना पर इन्होंने पूरा फोकस किया। अब ऐसा क्यों किया? देखो, हैदर अली को यह बात पता थी कि चूंकि वो एक खुद सेनापति था, ठीक है ना, हैदर अली को यह बात पता थी कि वो खुद सेनापति था, इसलिए हैदर अली ने एक काम किया। हैदर अली ने अपनी सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित करना सब था, तो उसको पता है अगर सर्वोच्चता स्थापित करना है तो मुझे सैन्य पावर बढ़ानी है, और सैन्य पावर बढ़ाने के लिए मुझे केंद्रीय सेना होनी चाहिए मेरे पास खुद की, ना कि मैं किसी जमींदार पे डिपेंड रहूं। इसलिए उसने पहले तो जमींदार को साइड में किया, और फिर अपनी जो रेवेन्यू उसको प्राप्त हुआ उसको सेना में निवेश किया, और जिसमें उसने, आपने देखा होगा कि डिंडीकुल में एक कारखाना स्थापित किया जहां पर सेना को हथियार भी अच्छे से मिल सके। इसके साथ साथ उसने फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ भी किया ताकि उसको फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी मिल सके हथियारों में, और जो यूरोपीय कंपनियों के पास हथियार है उनसे वो लड़ने के लिए एक तरह से आधुनिक हथियारों को लाया जा सके। इसलिए उसने केंद्रीय सत्ता स्थापित की और मजबूत केंद्रीय शासन को भी स्थापित किया। ठीक है ना, इसके बाद अंग्रेजी कंपनी के साथ युद्ध, हैदर का अंग्रेजी कंपनी के साथ युद्ध होता है, उनको हम डिटेल से देखेंगे आगे, उनको डिटेल से देखेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का डिटेल का पार्ट है। अभी मैं आपको क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण पढ़ा रहा हूं, जिसमें पहले थे उत्तराधिकारी राज्य, दूसरे थे आपके विद्रोही राज्य, और तीसरे थे आपके स्वायत्त राज्य। स्वायत्त राज्यों की श्रेणी में आपका आया मैसूर, और मैसूर को बता रहे हैं हैदर अली के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ा और हैदर अली ने क्या क्या काम किया, हैदर अली की क्या क्या अचीवमेंट थे। ठीक है ना, तो वही अचीवमेंट पर अंग्रेजी कंपनी के साथ इनका युद्ध होना, अंग्रेजी कंपनी के साथ इनका युद्ध होना बिल्कुल एक तरह से अवश्य संभावी था, मतलब डेफिनेटली होना ही था। क्यों होना था, मैं हालांकि उसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये देखो दक्षिण भारत का मैप है, ठीक है ना। अब एक्चुअली में क्या है कि हैदर का साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था, ठीक है, और इधर कालीकट था, और कालीकट पे कौन थे आपको पता है, कालीकट पे थे अंग्रेज, और यहाँ हैदर था। हैदर यहाँ इस मालाबार तट पे हैदर था, इधर मालाबार तट पे। अब हैदर यहाँ के थ्रू व्यापार करना चाहता था, और अंग्रेज भी यहाँ से व्यापार करना चाहते थे। इन दोनों में एक तो व्यापार की प्रतिस्पर्धा, इसलिए हैदर चाहता था कि अंग्रेजों को यहाँ से हटा दिया जाए ताकि मेरा व्यापार पे एक अधिकार स्थापित हो सके। दूसरी ओर अंग्रेज चाहते थे कि हैदर का ये क्षेत्र हम कंट्रोल में कर ले और हम अरब सागर के व्यापार पे अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। ये सारी घटनाएं कंपनी के उस समय की हो रही है जो 18वीं सेंचुरी का पूर्वार्ध में। इसके बाद यहाँ पर फ्रांसीसियों की भी एक फैक्ट्री थी, उस पर अंग्रेजों ने थोड़ा कंट्रोल किया, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि फ्रांसीसी हैदर के बड़े रिलेटिव, मतलब हैदर के साथ उनका संबंध अच्छे थे, तो इसकी वजह से फ्रांसीसियों को लेकर के भी हैदर और ब्रिटिश कंपनी के साथ मतभेद हुई। इस तरीके से इनको 4 युद्धों का सामना करना पड़ा। मैसूर का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, मैसूर के पहले और द्वितीय युद्ध को हम आगे देखेंगे। पहले द्वितीय युद्ध में मैसूर साम्राज्य ने ब्रिटिश कंपनी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। तीसरे और चौथे युद्ध में मैसूर, जब हैदर अली की डेथ हो गई युद्ध के दौरान, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति कमजोर हुई। टीपू सुल्तान ने भी काफी अच्छी तरीके से उसमें योगदान दिया, बट आप देखोगे कि ब्रिटिश कंपनी ने इन युद्धों के दौरान किस तरीके की रणनीतिक तकनीक का यूज किया, उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी के साथ इसके युद्ध हुए। जो मेन कारण था व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा मतलब है कि हैदर चाहता था कि दक्षिण भारत में उसका एक छत्र साम्राज्य रहे, और कंपनी चाहती थी दक्षिण भारत में उसका प्रभाव बढ़े। अब दो चाहेंगे, काम होगा एक ही, या तो हैदर का रहेगा या कंपनी का रहेगा। अब दोनों आपस में एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़े, और इस वजह से दोनों में युद्ध हुआ। ठीक है ना, और इसके बाद टीपू सुल्तान आता है। टीपू सुल्तान के बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, एक और राज्य जो इस समय आपके स्वायत्त राज्यों की श्रेणी में था, और वो दक्षिण भारत में यहां पे था, बिल्कुल यहाँ पे, ये वाला, इसको बोलते हैं त्रावणकोर राज्य। बाद में रियासत भी थी, और इसका विलय जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ तो केरल राज्य में। ठीक है, ये इसका डिटेल, थोड़ी ज्योग्राफी की स्थिति देख। त्रावणकोर आप सभी जानते हैं, मालाबार के दक्षिण तट पर स्थित मुगल साम्राज्य से हमेशा। त्रावणकोर दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य था जिसपे मुगल साम्राज्य पहुंच नहीं था, क्योंकि बहुत दक्षिण में था।
लेकिन हालांकि इसका मुगल साम्राज्य की एक तरह से इसने उसको मुगल साम्राज्य का विद्रोह भी नहीं किया, ये अपनी मस्ती में मस्त था, बिकॉज त्रावणकोर के राजा बड़े दूरदर्शी और बड़े ही युद्ध की बजाय शांति पे फोकस करने वाले थे, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शिक्षा को, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उत्तर भारत के किसी राज्य से डायरेक्टली किसी प्रकार का इसको खड़ा नहीं किया। तो त्रावणकोर जो दक्षिण भारत में था, इसके राजा थे राजा मार्तंड वर्मा। इसके नाम सुना होगा राजा मार्तंड वर्मा के बारे में। राजा मार्तंड वर्मा को एक बात तो पता लग गई थी कि देखो, अगर मुझे मेरे साम्राज्य की सुरक्षा करनी है, स्पेशली यूरोपियों से, मुगलों से इसको ज्यादा खतरा नहीं था क्योंकि विशेषकर बहुत दक्षिण में था, तो मुगल यहां तक नहीं पहुंच पाते। यूरोपियों से अगर मेरे साम्राज्य की मुझे रक्षा करनी है तो मुझे चाहिए सेना, और स्पेशली सेना की हथियार है वो है आधुनिक। इसलिए इसने पश्चिमी तर्ज पर, यानी कि यूरोपीय आधार पर इसने अपनी सेना को सबसे पहले ट्रेनिंग किया। जो गलती किसने की थी? औरंगजेब। औरंगजेब ने ये काम नहीं किया, अदरवाइज औरंगजेब ये काम करता या औरंगजेब के कोई उत्तराधिकारी ये काम करते तो मुगल सत्ता कभी जाती ही नहीं। इसने ये काम किया और आधुनिक सैन्य सामग्री एवं हथियारों का निर्माण किया ताकि यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की जा सके। ठीक है। दूसरा, डचों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया। ध्यान रखना, इसने एक बात है, इसने काफी अच्छे तरीके से डचों से युद्ध किया, डचों से इनको भगा दिया। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी से भी इसकी थोड़ी बहुत व्यापारिक नोकझोंक हुई। उसमें भी ब्रिटिश कंपनी से बोला कि आप यहाँ केवल कुछ ही शर्तों के साथ बाहर इसमें त्रावणकोर में क्या कर सकते हो, त्रावणकोर के अंतर्गत व्यापार कर सकते हो। तो शर्त युक्त व्यापार की अनुमति दी थी किसको? कंपनी को। इसके अलावा इन्होंने अपने राज्य के विकास में बहुत कुछ काम किया। सिंचाई व्यवस्था की सड़कों और नहरों का निर्माण किया। ठीक है ना। इसके साथ व्यापार, विदेशी व्यापार को सक्रिय बनाने के लिए इसने अपने राजदूत विदेशों में भेजे ताकि वहां पर व्यापारिक संबंध स्थापित हो सके और व्यापार की दृष्टि से अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके। तो राजा मार्तंड काफी दूरदर्शी थे और काफी एक्टिव राजा थे। ठीक है। तो ये था राजा मार्तंड वर्मा का काम। ठीक है। इसके बाद इसी का उत्तराधिकारी आता है रवि वर्मा। रवि वर्मा रवि वर्मा के टाइम पर त्रावणकोर विद्वानों और कला का एक केंद्र बन गया था। त्रावणकोर साम्राज्य विद्वानों और कला का एक केंद्र बन गया था। तो इस तरीके से अभी तक हमने देखा कि 18 सेंचुरी के पूर्वार्ध में भारत में इस तरीके से आर्थिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था कि क्या 18 सेंचुरी का 18वीं सदी का भारत, लिख सकते हो आप 18वीं सदी का भारत, या मैं 18वीं सदी का के पूर्वार्ध का भारत अंधकार युग था। आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कौन कौन है आप में से जो इसको कर देंगे? यस करें अपने कमेंट में। कौन कौन ऐसे जो इसको कर सकते हैं? इसलिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इसको करने की कोशिश करें। और एक बार मैं उनका पूरा आंसर तो नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन आप आंसर को ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, ताकि एक आइडिया मुझे लग जाएगा, मैं देख लूंगा उसको पहली नजर से कि भाई किस तरीके से हम इसको समझे। एक तो इस क्वेश्चन को करना, लिखना आप 18 सेंचुरी का पूर्वार्ध भारत अंधकार युग। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सेम ही है, ये यूपीएससी ने पूछा था 18वीं सदी का पूर्वार्ध विखंडित साम्राज्यों का इतिहास। परीक्षण कीजिए। 18वीं सदी का पूर्वार्ध विखंडित साम्राज्यों का इतिहास, परीक्षण कीजिए। एक क्वेश्चन आपको ये हो सकता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना इस टॉपिक से। इसमें से एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन यूपीएससी कुछ भी पूछे, आपको क्वेश्चन रहेगा इसी तरीके से। क्वेश्चन है ना, किसी तरीके से पूछो, उसमें क्वेश्चन पूछा हमेशा आपसे इसी तरीके से जाएगा। इसलिए प्लीज इसको एक बार करने की कोशिश करें। इसके बाद इसमें आगे बढ़े, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पुर्तगालियों को, थोड़ा पुर्तगाली को पढ़ लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से, मैं आपको इसमें इस नोट्स के अलावा कुछ और चीजें भी ऐड करूंगा कि आखिरकार यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई। पहला हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई।
ठीक है ना। आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को, 150 शब्दों के क्वेश्चन है ये, दोनों दोनों 150 शब्दों के क्वेश्चन है, इनको लिखना, तभी देखो फायदा तब होगा। जो हमने आपको 2-3 वीडियो में पढ़ाया है, यदि आप उसको लिख दोगे, और लिखने से ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट ही लिखना है, मैं एक्यूरेट की नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट लिखने से आपको याद जाएगा। लिखने के चक्कर में आप एक किताब को भी पढ़ोगे एक बार, तो एक बार इसी दौरान अब तक के लिए जहां तक हमने पढ़ाया, यूरोपीय कंपनियों से पहले तक का जो टाइम है उसका आप एक बार किताब भी पढ़ के चेक, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़िए, वहां से भी कुछ कंटेंट फैक्ट मिलेंगे आपको, और फिर अपने नोट बनाकर रख दीजिए। उसके बाद आप हो जाइए 18वीं सेंचुरी के पूर्वाध से मैं पूरी तरह आप कॉन्फिडेंस हूं मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता, उस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। और ये क्लास हम ऐसे लेंगे, यूट्यूब पे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, टाइम भी बहुत जाता है, जूम ऐप के थ्रू लेंगे, इसमें एकदम तो एक दो क्लियरिटी दिखती है, बाद में इसको अपलोड कर देंगे जूम ऐप के थ्रू लेकर के, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। 9 बजे ही हम क्लास की कोशिश करेंगे, आज कुछ कारण होगा इसकी वजह से 9:30 बजे, 9 बजे ही हम क्लास लेंगे, और 9 से 10 बजे के बीच में लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी समय का अभाव है, अदरवाइज मेंस देने के बाद हम डिटेल से इसको लेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेंस तक तो इसको तो कंप्लीट कर देंगे हिस्ट्री को उससे पहले, और बहुत अच्छे से करेंगे। आपकी हिस्ट्री इस तरीके से हो जाएगी, आप प्री और मेंस में अच्छे नंबर ला सकते हो हिस्ट्री वाले इस पार्ट में। इसी आधार पर हम अदर सब्जेक्टों को भी करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीजें करते हुए, ठीक है ना। तो यूरोपीय कंपनियां क्यों आई, ये टॉपिक को थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखेंगे। यूरोपीय कंपनियां आगमन के पीछे कई कारण थे, मुद्दे। देखो अगर कई लोग हमारे साथ आंसर राइटिंग में जुड़े हुए हैं, उनके हम डालते हैं उनके क्वेश्चनों को, मुद्देवाही लिखो। मुद्देवाही का मतलब है आप पहले मुद्दा बताओ, पहला मुद्दा क्या है, पुनर्जागरण। क्या है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की वजह से, क्योंकि यूरोप में 14वीं सेंचुरी में पुनर्जागरण हो गया था, आपको पता है। पुनर्जागरण होने की वजह से इनमें वैज्ञानिक क्रांति हुई। दूसरी बात, जो धार्मिक प्रतिबंध इनके ऊपर लगे हुए थे यात्रा को, जैसे हिंदू धर्म में भी था कि भाई सीमा पार यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, भारत के हिंदू धर्म के अंतर्गत भी समुद्र यात्रा को अपवित्र माना जाता था। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में भी अपवित्र माना जाता था, लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण हुआ वो धारणा खत्म हो। तो पुनर्जागरण से वैज्ञानिकवाद हुआ, पुनर्जागरण से मानवतावाद हुआ, और पुनर्जागरण की वजह से यहाँ पर लोगों में एक तरह से तार्किक वैल्यू आई, लोग सोचने लगे कि ऐसा करेंगे क्यों नहीं करेंगे। एक तो ये था पुनर्जागरण, दूसरा था धर्म सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन से अंधविश्वास हटे, और अंधविश्वासों के बाद पहले अंधविश्वास थे कि ज्यादा कमाई नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टेंट धर्म आया, प्रोटेस्टेंट धर्म ने बोला कि खाओ पियो मजे करो वाली कॉन्सेप्ट आया, उसने बोला कमाओ खाओ एंजॉय करो। अब कमाने के लिए चाहिए था व्यापार, इसके लिए मुख्य रूप से धार्मिक सुधार ने लोगों को पुश किया कि आप कमा सकते हो खा सकते हो। इसके बाद इसके कारण से भी लोग भारत में आए। तीसरा एक कारण था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार। एक्चुअली मैं बताता हूँ, थोड़ा मैपिंग बनाता हूँ, तो थोड़ा सा मैपिंग देखो, ऐसे ही बनाना, ज्यादा हाई फाई मैपिंग नहीं है, लेकिन आपको एक हेल्प कर देगी। ये आपका अफ्रीका मान लो, ये अफ्रीका है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है ना, ये मैपिंग में अफ्रीका हो गया, और ये इंडिया हो गया, और ये अरब हो गया। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अरब हो गए, और अरब के बाद मैं थोड़ा सा इसको और सही कर रहा हूँ, अरब हो गए, अरब के बाद यहाँ यूरोप हो गया, यूरोप, ये यूरोप था, ठीक है ना, और यहाँ आपका कुस्तुनतुनिया था, जिसकी वजह से ये भारत से व्यापार करते थे भूमि के माध्यम से इधर इटली में। अब कुस्तुनतुनिया पे इनका अधिकार हो गया अरबों का, इधर से इनका व्यापार टूट गया। इसके बाद इटली बना, अब इटली का व्यापार पे एकाधिकार हो गया। अब एकाधिकार होने की वजह से इटली उसका मिसयूज कर रहा था, इसलिए यहाँ पर जो स्पेन और पुर्तगाल थे, इन्होंने सोचा यार हम इटली पे ज्यादा दिन तक व्यापार के लिए डिपेंड नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने वैकल्पिक रास्ते ढूंढने की कोशिश करी। ये देखो, ये अफ्रीका के यहाँ से होकर के वैकल्पिक रास्ते ढूंढने की कोशिश करी। तो एक कारण था कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार, और इसकी वजह से इटली का यूरोपीय व्यापार पर पूरी तरह एक अधिकार हो गया था। उससे बचने के लिए इनको एक विकल्प ढूंढना था पूरब के साथ व्यापार करने के लिए, और वह विकल्प था समुद्री मार्ग, और समुद्री मार्गों के माध्यम से अफ्रीका के केप ऑफ गुड हॉर्स की तरफ आए,
केप ऑफ गुड होप की तरफ आए और वहां से फिर भारत में आए। एक कारण था, एक और कारण था इनका, वह कारण था भारत की समृद्धि सुन रखी थी इसने। आपने 13वीं सेंचुरी में एक यात्री आया था, उस इटली का यात्री था, एक यात्री आया था और उस यात्री के द्वारा भारत की समृद्धि की बड़ी व्याख्या यूरोप में की थी। भारत एक सोने की चिड़िया है, वहां पर धन संपदा, वहां पर मसाले व्यापार की कोई कमी नहीं है। तो इससे भी वहां के जो यूरोपीय लोग हैं, स्पेन पुर्तगाली लोग हैं, उनको लगा कि यार यूरोप की हम अगर पूरब की ओर जाएंगे और ये व्यापार करेंगे तो हमें बड़ा बेनिफिट होगा। तो इसने भी, कि भारत समृद्धशाली एक देश है, इसने भी भारत के साथ इनकी यात्रा, मतलब भारत की इनकी यात्रा को पुश किया, कंपनियों के आगमन को इसने निमंत्रण दिया। और एक और कारण था इनका पांचवा, धार्मिक 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 कारण था। धार्मिक कारण कैसे था? धार्मिक कारण के पीछे सुनो, देखो आप सभी जानते हैं 11वीं से लेकर के 13वीं सेंचुरी तक ईसाई और मुस्लिम इस्लाम साम्राज्य, इन दोनों में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए जबरदस्त लड़ाइयां, जिसे हम बोलते हैं जिहाद युद्ध। यहाँ क्या हुआ? जिहाद युद्ध। इन जिहाद युद्धों में लास्ट में इस्लाम की विजय हुई। इस्लाम की विजय होने के बाद इस्लाम का अरब सागर पर एक तरह से सर्वोच्चता स्थापित हुई। इस्लाम का पूरे, अगर कहें हम, यूरोप में भी एक तरह से प्रभाव बढ़ने लगा। तो इससे जो पोप थे, जो चर्च के अधिकारी थे, उन्होंने रियलाइज किया कि यदि अगर हमें अपने धर्म का विस्तार करना है तो हमें उसका थोड़ा सा पूरब के साथ संबंध स्थापित करना होगा। और इसलिए पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने काम किया और वहां से यात्री जो देश के विश्व के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं की। तो इस तरीके से भी इनका एक कारण, आगमन का एक कारण था इनका धार्मिक कारण, ताकि ये धर्म का विस्तार कर सके, अपन ईसाई धर्म है उसका प्रचार और प्रसार कर सके। तो ये कारण थे जिनकी वजह से कंपनी भारत में आई। ठीक है ना? तो ये कारण आप नोट डाउन कर लेना, या नोट्स में नहीं लिखे इसलिए मैंने आपको इनको बता दिया। ठीक है, तो यहां तक ही करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आज मैं लेट हो गया थोड़ा सा। कल हम 9 बजे ही स्टार्ट करेंगे और जूम ऐप पे ही लेंगे। आपको मैं जूम मीटिंग की 8:50 तक इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जुड़ जाना। ठीक है, और कोशिश करना कि डेली इसमें जुड़े और रेगुलरली हम क्लास लेंगे ताकि आपको फायदा हो और आप बेहतर तरीके से इसको सीख सके। और साथ ही जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए गए हैं, ये 2 क्वेश्चन, इनको आप प्लीज लिखना, क्योंकि लिखोगे तो ही इन चीजों का फायदा उठा पाओगे। ठीक है, तो आज के बाद आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।